अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम बिस्सी डालने की जायज़ और नाजायज़ शक्लों को देखेंगे। बिस्सी डालना, जिसको बाद इलाकों में कमेटी डालना भी कहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये तरीक़ा राइज है। एक वक्त में ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए या पैसों की सेविंग के लिए, बचत के लिए आमतौर पर बिस्सी डाली जाती है। उसकी कुछ शक्लें हैं जो जायज़ हैं और कुछ शक्लें हैं जो नाजायज़ हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम उसकी जायज़ और नाजायज़ शक्लें देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि बिस्सी डालने का तरीक़ा क्या होता है। बिस्सी डालने का तरीका ये होता है, मान लीजिए मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने 10,000 रुपये की बिस्सी डालने का इरादा किया है। तो क्या होता है, महीने की इब्तिदाई तारीख़ में पहले ये 10 लोग जमा होंगे और अपनी तरफ से 1,000 रुपया जमा करेंगे। 10,000 रुपये जमा हो गए। अब उसके बाद ये जो 10 लोग थे, इनके नामों की कुरानदाजी होगी, चिट्ठी उड़ाई जाएगी, टोकन निकाला जाएगा। तो जिसके नाम का टोकन निकलेगा वो 10,000 रुपये जो 1,000 सबकी तरफ से जमा हुए थे, जो 10,000 जमा हुए थे, वो 10,000 उसके हवाले कर दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरे महीने की इब्तिदाई तारीख़ में यही सारे 10 लोग जमा होंगे और फिर से सब 1,000 रुपया जमा करेंगे। और 9 लोग जो बचे थे, जिनका नाम पिछली बिस्सी में नहीं आया था, उनके नाम की चिट्ठी डाल करके उड़ाई जाएगी और जिसके नाम का टोकन आएगा फिर ये 10,000 जो जमा हुए वो उसके हवाले कर दी जाएंगे। इस तरह से ये 10 लोगों की कुरानदाजी होगी और हर महीने एक आदमी के हवाले 10,000 रुपये की रकम की जाएगी। तो ये बिस्सी डालने का बहुत मारूफ तरीक़ा है जो आप लोगों में से बेशतर लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में ये तरीक़ा राइज है। तो इसकी जायज़ शक्लें भी हैं, नाजायज़ शक्लें भी हैं। उनको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो रकम का ट्रांजैक्शन होता है, इसकी हैसियत क्या है। तो ये समझ लीजिए कि बिस्सी डालने का हमारे यहाँ जो तरीक़ा है वो असल में कर्ज़ के लेन देन का एक तरीक़ा है। ये असल में कर्ज़ देने का एक तरीक़ा है। तो जो कर्ज़ के अहकाम होते हैं वो बिस्सी पर लागू होंगे। कर्ज़ किस तरह से, मान लीजिए 10 लोग जमा हुए, उन्होंने 1,000 रुपया मिलाया और उसके बाद चिट्ठी उड़ाई गई और एक आदमी का नाम आया और उसको 10,000 रुपये दे दिए गए। अब इस आदमी को 10,000 रुपये मिले, उसमें से 1,000 तो उसका खुद का है, बाकी उसको जो 9,000 रुपये मिले हैं वो असल में जो दूसरे अफराद और कमेटी की मेंबरान हैं, उन्होंने 1,000 रुपया कर्जा इस बंदे को दिया है। जो उसके पास 9,000 रुपये, वो गोया कि उसने 9 लोगों से 1,000 रुपया कर्जा लिया है। तो पहले महीने इसने 9,000 रुपया कर्जा लिया, 1,000 रुपये इसका अपना था। अब मान लीजिए जनवरी के महीने में, फिर फरवरी के महीने में ये 10 लोग एक जगह पर जमा हुए और 1,000 रुपये इन लोगों ने जमा किया। और उसके बाद नाम, क्योंकि एक आदमी का तो पहले से बिस्सी में नाम आ गया, तो उसको नाम को छोड़ करके फिर 9 लोगों के नाम की कुरानदाजी की गई और चिट्ठी निकाली गई, तो एक दूसरे आदमी का नाम उसके अंदर आया। अब इसको 10,000 रुपये दे दिए गए। अब इस दूसरे बंदे को जो 10,000 रुपये मिले हैं, वो 10,000 रुपये उनकी हैसियत क्या है, 1,000 इसका खुद की रकम है और 1,000 जो इसको रकम मिली है वो जो उसने कर्जा पहले आदमी को दिया था उसकी तरफ से इसको कर्जा वापस मिल गया। तो 2,000 की रकम ये हो गई। और बाकी जो 8,000 हैं वो उसको 1,000 रुपया 8 लोगों ने, जो दूसरे मेंबर हैं जिनका भी नाम नहीं आया है, उसने गोया कि 1,000 रुपया उन सारी मेंबरान ने इसको कर्जा दिया है। तो ये मसला, इसको आप समझ लें कि ये कर्जा देने और लेने की एक सूरत है, तो आपको आगे के मसाइल समझने में आसानी होगी। अब ये हमारे यहाँ पर बिस्सी का जो एक आम तरीका है और उसका बेसिक जो तरीका है वो हलाल है। यानी इसी तरह से अगर ये मामला आखिर तक चलता रहे तो बिस्सी इस तरह से डालने में, कमेटी इस तरह से डालने में कोई हर्ज नहीं है कि 10 लोग अपने नामों का 10 लोग अपना अपना पैसा हर महीने जमा करें और जमा करने के बाद उनके नामों की कुरानदाजी की जाए और जिस बंदे का नाम आए उसको पूरी रकम दे दी जाए और फिर वो आइंदा अपने हिस्से की जो रकम है वो भरता चला जाए। लेकिन इसकी बात सूरतें हैं जो हराम है। वो कौन कौन सी सूरतें हैं जो हराम है वो इंशाअल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहली जो हराम सूरत है बिस्सी की, वो है बिस्सी को ख़रीदने और बेचने का तरीक़ा। उसमें क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि मान लीजिए 10 लोगों ने मिल करके पैसा जमा किया और उसके बाद मेरे नाम की बिस्सी उठी, 10,000 रुपया मुझको मिलना चाहिए, 10,000 मुझको मिल गया, लेकिन फ़िलहाल मुझको पैसों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और एक दूसरा बंदा है, कमेटी का मेंबर है, उसने भी बिस्सी डाली है, उसको पैसों की ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। तो वो मुझसे ये बोलता है कि आपकी 10,000 की बिस्सी उठी है, आप 8,000 मुझको दे दो, अपनी बिस्सी मुझे उठाने दो, आपकी जगह पर मैं बिस्सी उठा लेता हूँ और 8,000 मैं ले लेता हूँ, 2,000 आप ले लीजिए। उसके बाद जब मेरी बिस्सी उठेगी तो आप मेरा पूरा 10,000 ले लीजिएगा। ये जो बिस्सी ख़रीदने और बेचने का तरीक़ा होता है ये नाजायज़ है।
बिस्सी में ये ज़रूरी कि आदमी ने जितनी रकम जमा किया है उसको उतनी ही रकम दी जाए। अगर बिस्सी में रकम कम या ज़्यादा होती है तो फिर ये सूद हो जाएगा। यानी मेरी बिस्सी उठी तो सामने वाले ने 8,000 रुपया ही लिया, 2,000 मुझको लौटा दिया। उसकी बिस्सी उठेगी तो मैं उसके पूरे 10,000 ले लूँगा। तो मैंने जमा तो 10,000 रुपया किया, हर महीना 1,000, लेकिन मुझको मिला 12,000। तो ये 2,000 जो मुझको मिला वो क्यों मिला? क्योंकि मैंने अपनी बिस्सी ताखीर से उठाई और अपने हिस्से की जो बिस्सी थी वो दूसरे को मैंने बेच दी। तो एक तरह से मैंने एक आदमी को 8,000 रुपया कर्जा दिया और उसके बदले में 10,000 रुपया उससे वसूल कर लिया। तो ये 2,000 जो मुझको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, तो कर्ज पर जो फायदा होता है वो सूद होता है। तो हमने शुरू में ही बता दिया कि बिस्सी का जो तरीका है वो असल में कर्ज के लेन देन का तरीका है, उसमें आप किसी तरह का नफा नहीं उठा सकते। तो देर से बिस्सी लेने की शर्त पर मुझको फायदा ये हुआ कि मैंने अपनी बिस्सी दूसरे को दे करके 2,000 फायदा उठा लिया। तो ये जो 2,000 मुझको एक्स्ट्रा मिला वो गोया कि मैंने सूद हासिल कर लिया है। और एक बंदे ने 10,000 की जगह जो 8,000 लिया था, उसने भरा तो 1,000 हर महीने, लेकिन उसको 8,000 उसकी बिस्सी के वक्त में मिला। तो 2,000 जो उसका नुकसान हुआ वो असल में 2,000 उसने मुझको सूद दे दिया है। तो इस तरह से बिस्सी बेचना और ख़रीदना जायज़ नहीं है। इसी तरह बहुत सारे इलाकों में बिस्सी की नीलामी की एक शक्ल पाई जाती है। यानी होता ये कि जैसे आम बिस्सी में कुरा अंदाजी की जाती है और जिसके नाम का टोकन आता है उसको सारी रकम दे दी जाती है। कुछ इलाकों में ये होता है कि 10 लोग मिले और 1,000 रुपया जमा किया, और जमा करने के बाद नीलामी होना शुरू होती है कि कम से कम रकम कौन लेगा। तो एक बंदे ने कहा कि मुझे 9,000 ही दे दो, मुझे चल जाएगा। दूसरे बंदे ने कहा मुझे 8.5 दे दो, मुझे ज़रूरत है। तीसरे ने बहुत कम बोली लगाई, कहा मुझे 8,000 ही दे दो, चल जाएगा। अब जिसने सबसे कम बोली लगाई वो 8,000 उसको दे दिए गए, हालांकि रकम जमा हुई थी 10,000 की। 8,000 उसको दे दिए गए और बाकी जो 2,000 बचते हैं वो दूसरे मेंबरान आपस में तकसीम कर लेते हैं, और ये जो 2,000 में जो रकम तकसीम होती है इनका फ़ायदा हो जाता है। तो बहुत सारे इलाकों में इस तरह से बिस्सी की नीलामी की जाती है। ये भी शरअन जायज़ नहीं है और ये भी शरअन सूद है, क्योंकि हमने बताया कि जितना रकम आपने लगाई है अगर उससे ज़ायद रकम आप ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये सूद हो जाएगी, क्योंकि कर्ज के बदले में फ़ायदा लेना ये सूद है। और जो बंदा 10,000 जमा करके 8,000 ही हासिल कर रहा है, 2,000 गोया कि उसने सूद के तौर पे सारे लोगों को वापस कर दिया है। तो पहली सूरत बिस्सी खरीदने बेचने की वो हराम है। दूसरी सूरत नीलामी की है वो हराम है। तीसरी सूरत जो बहुत आम है हमारे माशरे के अंदर कि बिस्सी जमा करने की एक तारीख होती है, उसकी एक डेट की लिमिट होती है। यानी मान लीजिए हर बिस्सी के बारे में ये तय है कि 10 तारीख से पहले आपको अपनी 1,000 की रकम जमा कर देनी है। अब बहुत सारी जगहों पर यह मामला होता है कि अगर वक्त पर आपने बिस्सी जमा नहीं की तो लेट फाइन की शक्ल में आपसे जुर्माना लिया जाता है कि 1,000 मुझे जमा करना था, लेकिन 10 तारीख की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई और मैं पैसा जमा नहीं कर सका, तो 10,000 के ऊपर मान लीजिए 100 रुपया मुझको जुर्माना देना पड़ रहा है। तो ये जो जुर्माने की सूरत होती है, किसी भी पेमेंट की ताख़ीर पर लिया जाने वाला जुर्माना सूद है। ये आप याद रखें उसूल कि कहीं पर भी आपको पैसा भरना है और पैसा भरने में ताख़ीर हो गई और उस ताख़ीर की वजह से आपको जो फ़ाइन लगाया जाता है, आप उसको लेट पेमेंट कर लें, उसको लेट फ़ाइन कह लें, उसको कोई भी नाम दे दें, वो असल में सूद है। क्योंकि सूद का मतलब ही होता है कि आपको एक जगह पर पेमेंट करनी है और वो वक्त पर नहीं दे सके, आपका वक्त निकल गया तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये जो लेट फ़ाइन की सूरत होती है वो भी हराम है, जायज़ नहीं है। अगर कोई आदमी वक्त पर पैसा नहीं भर सका किसी मजबूरी की वजह से या अपनी सुस्ती की वजह से, तो उससे ज़ायद पैसे का आप मुतालबा नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत आम है, लोग इसको आमतौर पे हराम ही नहीं समझते। चौथी सूरत एक बिस्सी की होती है जो असल में बिस्सी नहीं होती है बल्कि एक तरह का जुआ होती है, जिसको लकी कमेटी कहा जाता है। और लकी कमेटी में तरीका ये होता है कि 10 लोग जमा हुए और एक आदमी के नाम का चिट्ठी उड़ाई गई और जिसका नाम आया उसने 10,000 ले लिया। अब वो उसको लकी समझा जाएगा, अब आइंदा वो अपने पैसे नहीं भरेगा, 10,000 लेकर के वो आज़ाद हो गया। फिर दूसरी मरतबा जब कुरानदाजी होगी तो ये आदमी पैसा नहीं भरेगा बल्कि 9 लोग मिलकर के 1,000 जमा करेंगे, 9,000 का होगा और जिसका नाम आएगा वो ले लेगा। तो ये लकी कमेटी भी बाज़ इलाकों में राइज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं राइज है, लेकिन बाज़ इलाकों में लकी कमेटी का भी रिवाज होता है। ये भी शरन हराम है, बल्कि ये बिस्सी नहीं है, ये तो एक तरह का जुआ है कि 4 लोग मिलकर के पैसा लगाएं और जिसका नाम आ जाए वो सारा पैसा लेकर के चले जाएं और दूसरे लोगों को नुकसान हो जाए। तो जिसका नाम आएगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और जिसका नाम नहीं आया उसका अपना पैसा भी डूब जाता है। तो ये एक तरह से बिस्सी नहीं है बल्कि एक तरह का जुआ है। तो ये 4 शक्लें हैं बिस्सियों की जो हराम है। बिस्सी को ख़रीदना और बेचना हराम है, बिस्सी की जो नीलामी की सूरत होती है वो हराम है, इसी तरह ताख़ीर पर बिस्सी के
जो लेट पेमेंट या जुर्माना लिया जाता है वो भी हराम। और चौथी चीज़ जो मैंने बताई वो तो साफ साफ जुआ है कि 10 लोग मिल करके अपनी कमेटी अपना पैसा जमा करते हैं और जिसका नाम आता है वो 10,000 लेकर के फिर आज़ाद हो जाता है, फिर आइंदा वो कोई रकम जमा नहीं करता है। बिस्सी के हवाले से एक बात और भी है कि यानी बिस्सी का जो कुरानदाजी होती है उसकी भी 2 शक्लें होती हैं। बाज़ मरतबा ये होता है कि हर महीने कुरानदाजी की जाती है, जिसका नाम आता है हर महीने की 10 तारीख या 15 तारीख को कुरानदाजी की जाती है और जिसका नाम आता है सारी रकम उसके हवाले कर दी जाती है। बाज़ जगहों पे ये शक्ल पाई जाती है कि हर महीने की रकम, हर महीने की कुरानदाजी पहले महीने में ही हो जाती है, यानी पहले महीने में ही पैसा जमा हुआ और उसके बाद बिस्सी जो है चिट्ठी उड़ाई जाती है और जनवरी की चिट्ठी उड़ा दी गई कि जनवरी में इनका नाम आ गया, फिर फरवरी की भी चिट्ठी उड़ा दी गई, मार्च की भी चिट्ठी उड़ा दी गई और हर महीने फिर ये फिक्स हो जाता है कि फ़लाँ महीने रकम इनको मिलेगी, फ़लाँ महीने रकम इनको मिलेगी। तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, चाहे तो हर महीने चिट्ठी उड़ाई जाए और कुरानदाजी की जाए, या फिर ये कि पहले महीने में ही कुरानदाजी करके सबके लिए महीना फिक्स कर दिया जाए कि फ़लाँ महीने में किसको रकम दी जाएगी, फ़लाँ महीने में किसको रकम दी जाएगी। इन दोनों सूरतों में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। तो ये कुछ बातें बिस्सी के हवाले से थी, उसके जायज़ और नाजायज़ शक्लों के हवाले से थी। इसके मामले में हमको बहुत एहतियात करना चाहिए और जो हराम शक्लें मैंने बताई हैं क्योंकि वो सूद पर मुश्तमिल है और सूद खाना, खिलाना, सूद देना और सूद लेना बहुत बड़ा और कबीरा गुनाह है, लिहाजा उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे हलाल रिज़्क़ हासिल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फरमाए और हराम माल से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दामन को बचाने की हमको तौफ़ीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरू इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।